गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने बताया था। बस मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता है जो कि महानतम सभ्यताओं में से एक है। इसके समकालीन भी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चाइना की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। लेकिन अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को इस सिविलाइजेशन को अगर मान्यता अगर दी जाती है तो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता को मान्यता दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से देखेंगे तो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, चाहे आप जो घर बनाने की प्रणाली थी, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे रोड थे या नाली थे, जितने भी डैम थी, जितनी भी चीजें पाई गई, उसके आधार पर इसको एक महान सभ्यता का नाम दिया गया। तो आइए चलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग है, उसके बाद इसके सिंधु घाटी सभ्यता को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वर्तमान और फिर हम उत्तर पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मैं क्लियर करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा दोनों डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज है। उसको क्यों हड़प्पा कहा जाता है और क्यों सिंधु सभ्यता कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति ने की थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। मैं हट जाऊंगा, आराम से इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके इस चीज को लिख लीजिएगा। कनिंघम दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में बताया था। आप जब आधुनिक भारत में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब इंडिया में मतलब जो ब्रिटिशर थे या जितने भी वेस्टर्न जो यूरोप से आए थे, एक तरीके से बिजनेस के लिए तो आए थे, एक तरीके से बिजनेस के पर्पज से, लेकिन उनका मेन उद्देश्य भारत में डेवलपमेंट का, वो अपने पर्पज के लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने स्टार्ट की। आप देखेंगे कि भारत में इस समय रेल का विकास डलहौजी के समय जो हुआ था, एक तरीके से वो अपने पर्पज के लिए किए थे, भले ही वो एक वरदान साबित हुआ भारतीयों के लिए। 1853 से 1856 के बीच में जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का विकास या निर्माण कार्य हो रहा था, उस समय बर्टन बंधुओं ने इस सभ्यता की साक्ष दुनिया के सामने प्रस्तुत की। किसके? सिंधु सभ्यता के। ये है, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन ये चीज। फिर उसके बाद आता है पॉइंट भारत में सभ्यता की खोज। वैसे तो भारत में सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ये क्वेश्चन पूछ देता है, इस चीज को नोट करिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन पूछता है, ईयर पूछ देता है, किस ईयर में? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो मैं हट जाता हूं, आप लोग इस चीज को पॉज करके नोट करिएगा। इसके बाद मैं इरेज करूंगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमने सब सारी चीजें बताई कि मतलब कि किसने की और कब किया, मतलब कि साक्ष्य दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसने किया? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी भारतीय उपमहाद्वीप में। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता केवल भारत में ही नहीं फैली है। इसका विस्तार देखेंगे 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। तो आइए हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जो इसका एक अलग साइट है, मतलब स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मोहनजोदड़ो एक स्थल है। एक तरीके से इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? केवल इंडिया में नहीं, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्वेश्चन में आंसर जब भी होंगे तो आप मोहनजोदड़ो को टिक करिएगा। मोहनजोदड़ो, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी भी बोल देते हैं लोग, आरडी बनर्जी ने 1922 में की थी। ये क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आरडी बनर्जी ने 1922 में की थी। तो चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मोहनजोदड़ो बेसिकली एक सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा इन द सेंस, मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इस मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला इस चीज के लिए नाम कंफ्यूज होते हैं लोग कि मतलब क्यों कहा जाता है। मतलब जब यहाँ पे पुरातात्विक विभाग की जब मतलब कि एक तरीके से खोज हुई या मतलब खुदाई हुई, तो यहाँ देखेंगे तो एक तरीके से
बड़ी डेड बॉडी, जो मतलब कि दबी हुई डेड बॉडी जितनी, तो बहुत बड़ी, मतलब बड़ी मात्रा में मिली एक तरीके से, इसीलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको माउंट्स ऑफ डेड बॉडीज भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत आराम से पढ़ा करिए, कुछ चीजें टफ नहीं है, बस इसको फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक तरह से पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि अगर क्वेश्चन बोलेगा कि मतलब ये, तो एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है, भारतीय महाद्वीप में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है सिंधु सभ्यता का। मैं लिख देता हूं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछता, तब तक इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें एक और पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मोहनजोदड़ो को यूनेस्को के मतलब कि एक विश्व विरासत स्थल में, मतलब कि हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था इसे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उन्नीस सौ 80 में यूनेस्को में इसको मोहनजोदड़ो को शामिल किया गया था। ये एक तरीके से आप देखें तो ये पहली साइट थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की यूनेस्को के मतलब कि विश्व विरासत स्थल में मतलब कि शामिल की गई थी। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो एक तरीके जो सबसे न्यूएस्ट साइट है, जो मतलब कि अभी हाल ही में जो मतलब यूनेस्को की साइट में शामिल हुई है, तो वो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। दिख नहीं रहा इसलिए मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। सबसे न्यूएस्ट साइट है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे न्यूएस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, धौलावीरा है, जो कि गुजरात में 2018 ईयर भी पूछ देता है। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट में हट जा रहा हूँ, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करने के लिए। तो आइए हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, मतलब कि इस पीरियड में डिवीजन भी थे। मतलब ये तो मैच्योर फेज था, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का ये पीरियड आप देखेंगे तो ये एक मैच्योर पीरियड है, जिसको मैंने ये लिखा है 2500 से 1750 बीसी के बीच। मैच्योर फेज इन द सेंस, कहने का ये मतलब है कि इस तरह, मतलब कि इस सभ्यता में जितने भी मतलब एक तरह ऐसा नहीं कि पिछले मतलब कि ये इस पीरियड में डेवलपमेंट नहीं थे, इस पीरियड में डेवलपमेंट थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक होता है मैच्योर फेज, जो नगर का विकास हुआ, चाहे किसी भी पद्धति में आप देखेंगे, चाहे रोड हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एक तरीके से कि रोड एक दूसरे को बाइसेक्ट 90 डिग्री पे काटते थे, समकोण बनता था, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। कुछ आप देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं कुछ बताएंगे हम आपको। मृदभांड, एक तरीके से मनके, एक तरीके से आज के वर्तमान समय जो हम लोग मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे गगरी या एक तरीके से गमले का यूज उस समय भी होता था, ऐसा नहीं उस समय भी था, उसमें काफी अच्छे तरीके से आप देखेंगे कई कलर में उस चीज को मिलेंगे, लाल, काला, ब्लू, ऐसे मतलब कई कलर में थे। मतलब एक जो मैं आगे विशेषता में आप लोग को बताऊंगा।
तो आइए हम पढ़ते हैं कि मतलब इसके डिवीजन जो थे, पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। तो पूर्व हड़प्पा काल का पीरियड अब जब देखेंगे तो हम लोग मेनली पीरियड ये पढ़ते हैं, लेकिन इसका अगर तरीके से पूरा अगर आप विस्तार निश्चित को पढ़ेंगे तो इसका विस्तार आप देखेंगे तो 3500 बीसी से 2500 बीसी का पूर्व हड़प्पा काल। क्वेश्चन पूछ देता है कि पूर्व हड़प्पा काल के साइट बताइए, तो ये बनवाली है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली राजस्थान, ये सब है चीजें। मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी मतलब क्वेश्चन आए तो छूटे ना। यही बाद में आप पढ़ेंगे चूड़ी बनाने के कारखाने, आप साइट में मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कि मतलब चूड़ी या मनके बनाने के कारखाना कहाँ पे थे, कालीबंगा में थे। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर आपके पॉइंट ऑफ व्यू चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो ये चीजें थी, बनवाली थी, राखीगढ़ी, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में बनवाली थे, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। अब आते हैं हम हड़प्पा काल, जो कि सबसे मैच्योर फेज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एक तरीके से उसमें देखा जाए, इन दोनों के कंपेरिजन में मैं बोल रहा हूँ, कोई कुछ अलग मत समझिएगा। हड़प्पा 2500 बीसी से 1750 बीसी, इस मैच्योर फेज। इसके बाद से क्या हुआ, मैच्योर इन द सेंस ये बोला उत्तर हड़प्पा, इसके बाद से डिक्लाइन फेज आने लगे, मतलब कि इसका एक तरीके से पतन की तरफ। कोई भी अगर जैसे कि आप मौर्यन एम्पायर में भी पढ़ेंगे, उसका साम्राज्य जो था एक समय पीक पे था, फिर धीरे 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 किसी कारणवश मतलब वो अपनी पतन की तरफ चला गया। कुछ लोग तो अशोक की नीति बताते हैं, लेकिन बाद में उस चीज को पढ़ेंगे हम। तो इसमें एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, जो मैंने अभी ऊपर बताया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। मैं बताऊंगा हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, मोहनजोदड़ो, सब ये सब जगह के नाम से पढ़ा है। लोथल गुजरात में जो है, धौलावीरा, ठीक है, इसके बारे में। अब ये तीसरा डिवीजन जो है उत्तर हड़प्पा काल, 1750 बीसी से 1200 बीसी, 1200 बीसी। इसमें एक आएगा रंगपुर रोजदी, जो यूपी में है, भगवानपुर हरियाणा, आलमगीरपुर और हुल्लास, ये यूपी में है। ठीक, ये साइड से आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इस चीज को लिख लीजिए। तो इस सभ्यता के मतलब कि इस सभ्यता का एक तरीके से बोला जाए तो संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। तो इस सभ्यता के संस्थापक कुछ लोग, मतलब एक तरीके से इतिहास में मान्य उस चीज को दी जाती है जब इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार एक मत पर आकर एक निर्णायक मत देते हैं, तो जो एक होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, उस पर आते हैं, तब उस चीज को मान्य मिलता है। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो कुछ इतिहासकारों का मान्य है कि कुछ मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक जो थे भूमध्य सागरी थे, कुछ का मानना है कि अशलाइट थे, कुछ का मान था कि मंगोलाइट या अल्पाइन। कंफ्यूज मत होइएगा, अल्पाइन का मतलब होता है चारागाह। आप पढ़ेंगे कि मतलब कि ठंडे प्रदेश में एक अल्पाइन घास मिलती है, उसी को मतलब उस प्रदेश से एक तरीके से आते थे, मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन मैंने बताया कि अगर बहुत सारे इतिहासकार किसी एक मत पर आकर अपना निर्णायक मत देते हैं तो उसको ज्यादा मान्य मिलती है। मतलब कि अधिकतर इतिहासकार का मानना है कि सभ्यता के संस्थापक जो थे द्राविड़ थे, तो इसकी एक तरीके से ये ज्यादा मान्य है। आप फिर आएंगे, अगर आगे जब पढ़ेंगे आप कि आर्य इन्वेजन जब हुआ था ऋग्वैदिक पीरियड में, तो उसके संस्थापक कौन थे, तो बहुत सारी थ्योरी दी गई कि कोई बोलता है कि वहां से एक तरीके से तिब्बत से आए, अपने इंडिया के इतिहासकार भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन सबसे अगर मानने वाली चीज थी तो मैक्स मुलर की थ्योरी मानी गई, एक तरीके कॉन्सेप्ट माना गया कि कहाँ से, क्योंकि उसमें कुछ एक तरीके से आप कुछ भी देने के लिए आपको एविडेंस, आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। तो मैक्स मुलर ने अपना साक्ष्य दिया। आप देखेंगे कि इंडिया में जितनी भी कंकाल या जो साइट में कंकाल एक तरीके से स्क्रिप्चर में मिले, जो ईरान में मिले, इसलिए उनको भूमध्य सागरी बोला गया था, इसलिए वो कॉन्सेप्ट को माना गया। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, इतिहासकार जितने भी थे अधिकतर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक को द्राविड़ माना है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक तरीके से आ रही थे, लेकिन ये कहीं से सटीक बैठता नहीं है। आइए इसके बारे में हम सिंधु घाटी के नामकरण को पढ़ते हैं कि इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा क्यों कहते हैं, मोहनजोदड़ो क्यों कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इस चीज को। मैं इस चीज को बताता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जितनी भी एक तरीके से आप साइट देखेंगे या स्थल देखेंगे, वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो भी उत्खनन के समय या खनन के समय जो प्राप्त हुए हमें, इसलिए उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें जो सबसे पहली सभ्यता खोजी गई
भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान में, वो पहली साइट हड़प्पा थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहली सभ्यता खोजी गई जो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा बोला गया। और मोहनजोदड़ो मैंने बताया है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता मतलब कि अपने जगह से नाम पड़ता है, ऐसी नहीं है कि कहीं से भी नाम पड़ जाता है। मैं चीज़ों को बता रहा था तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं लिख कर ही बता देता हूँ कि नामकरण कैसे पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो थे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिले हमें, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब बात पड़ती है कि फिर हड़प्पा क्यों कहते हैं। हड़प्पा कंफ्यूज मत होइए, हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सब चीजों में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था उत्खनन में वो हड़प्पा था, इसीलिए आप देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसीलिए हड़प्पा नाम पड़ा। कंफ्यूज, सभ्यता एक ही है, नाम उसके अलग अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और आई सबसे अगर देखा जाए तो मेलुआ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिंध के क्षेत्र को मेलुआ के भी नाम से मेसोपोटामिया में जाना जाता है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि सिंध के लोगों को या सिंध क्षेत्र को मेलुआ कह के पुकारा जाता था। मेलुआ सब सिंधु सभ्यता के लोगों को ही मतलब उस क्षेत्र को इंगित करने के लिए या डिनोट करने के लिए कहा जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के जो ये उपस्थित ये सभ्यता जी थी, मतलब दूर दूर तक फारस, अब देखेंगे ईरान, मिस्र, यहाँ तक इसका व्यापारिक केंद्र था। मतलब व्यापार का मतलब कि व्यापार होता रहता था, इसलिए हमें ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हालांकि मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी, ये बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए सभ्यता महान बोली गई है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इस चीज के बारे में, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इसके समकालीन सभ्यताएं नहीं थी, इसकी समकालीन सभ्यताएं 3 सभ्यताएं और थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जैसे कि इंडिया में अगर देखेंगे, या इस समय इंडिया में तो नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान या इंडिया या अफगानिस्तान में नदियों के किनारे के नाम से मतलब एक तरीके से सभ्यताओं का नाम पड़ा, वैसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम उस नदी, वो क्वेश्चन पूछ देता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, मैं लिख देता हूं इसके समकालीन इसके समकालीन 3 सभ्यताएं और थी। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया जो डजला फरा रिवर के किनारे थी। जितनी भी सभ्यताएं एंशिएंट हिस्ट्री में, अब जितनी भी सभ्यताएं, या मान लीजिए अगर एक सोर्स, एक तरीके से सोर्स है नदी के किनारे किसी भी सिविलाइजेशन का, मतलब उत्पत्ति देखा जाए तो नदी के किनारे थी। आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि ऐसी सभ्यताएं भारतवर्ष में जन्मी और हमें देखने को मिलता है। फिर भी वेस्टर्न थ्योरी कहती है, कुछ थ्योरी में तो ये बोला गया कि ये मेसोपोटामिया से संबंध रखते हैं, मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से, लेकिन इस थ्योरी को गलत माना गया। मैं इसके आगे बताऊंगा। कुछ साइंटिस्ट या कुछ कुछ इतिहासकारों का मानना है, या उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा है कि ये मेसोपोटामिया से संबंधित थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभ्यता जो थी इंडिपेंडेंट सभ्यता थी, एक तरीके किसी पर डिपेंडेंट सभ्यता नहीं थी मेसोपोटामिया। उसके बाद आइए मिस्र की सभ्यता। जैसा कि हम सब जानते हैं मिस्र में नील नदी है, तो ये नील नदी के किनारे थी। पूरी चीजें नोट करते चलिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है कुछ भी, इसीलिए मैं पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन से समझाता जा रहा हूँ कि कुछ दिक्कत ना हो। नील नदी के किनारे थी। चाइना की सभ्यता। अब चाइना को क्या कहें हम, इन लोगों की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, ऐसा नाम रहता है इन लोगों का कि समझ में भी नहीं आता है। आउचू फाउचू करके इन लोगों का तो नाम रहता है। चाइना की सभ्यता समकालीन थी, हालांकि मुझे इसका थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसके समकालीन जो सभ्यता थी, 3 सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया जो डजला फरा नदी के किनारे थे, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे थी, और चाइना की सभ्यता। मैं बताऊंगा मेसोपोटामिया से मतलब कुछ इतिहासकार जो थे अपनी थ्योरी में बताते हैं ये कि सिंधु सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता एक तरीके से मेसोपोटामिया से ही निकली, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। वेस्टर्न थ्योरी भी
हालांकि आप देखेंगे तो वेस्टर्न थ्योरी या वेस्टर्न पश्चिमी लोग हम लोग को हमेशा से नीचा दिखाते आए हैं, ऐसा तो हम फिर भी देखते रहते हैं, हमेशा सुनने को भी मिलता है, लेकिन ऐसी बात देखने में, लेकिन जो सच है वो सच है, जो चीज़ें हैं वो देखने को साक्षात हमें देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है इस चीज़ को नोट करिएगा, मैं हटता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सभ्यता मैंने बताया कि मतलब ये एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं फैली थी, ये 3 देशों में थी। एक तो भारत था, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। इसकी हालत तो खराब है फिलहाल, क्या कहें इसके बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब कि किन किन राज्यों, मैंने पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स या स्थल है, एक तरीके से आपको दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलता है। आपको वेस्टर्न यूपी में सुनौली जो मतलब सबसे न्यू साइट वो वहाँ तो मिलता है, लेकिन दायमाबाद बोल रहे हैं, आलमगीरपुर और हुल्लास, लेकिन बिहार में नहीं मिलता है, ना हमें वेस्ट बंगाल में मिलता है, ना हमें नॉर्थ ईस्ट के साइड देखने को मिलता है। हालांकि हमें नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है और महाराष्ट्र तक, फिर इधर आइए, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर आप कभी देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर त्रिभुजाकार बनता है ऐसे। ये जम्मू कश्मीर मांडा, महाराष्ट्र, यूपी आलमगीर, और ये अफगानिस्तान का है जिसको सुतकोंडरा जो जगह है अफगानिस्तान में उसको बोलते हैं। मैं लिखाऊंगा इस चीज को, घबराइए मत। तो आइए हम अपने साइट को पढ़ते हैं। भारत उपमहाद्वीप में ये नॉर्थ के साइड है, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा एक जगह है जो साइट्स है, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली, ठीक, राजस्थान में कालीबंगा है जहाँ मन के बनाने या काली चूड़ियों को मतलब कि जो मिला था, मैं साइट से मिलेगा, आगे बताऊंगा इस चीज़ को। यूपी में है आलमगीरपुर और हुल्लास, गुजरात लोथल साइट में बताऊंगा। लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह था गुजरात में, वहीं से व्यापार होता, तो वहीं से आप देखेंगे एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रमाण, नाव के बनाने के, डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हर चीज़ के एक तरीके से। फिर धौलावीरा, रंगपुर जो सबसे न्यूएस्ट साइट, धौलावीरा को शामिल किया गया है, देशपुर और महाराष्ट्र दायमाबाद सबसे नीचे वाला साइट। अब आइए हम पाकिस्तान पे चलते हैं। आप सोचेंगे पंजाब क्यों लिखें? पंजाब क्योंकि 1947 में जो डिवीज़न हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो लाहौर वाला या कराची वाला जो मैंने बताया था, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उसी पाकिस्तान वाले हिस्से में ये पंजाब में जो हड़प्पा स्थित है। ऐसा नहीं कि रावी रिवर इंडिया में नहीं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी जो बह के जाती है। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, काबुल से मकरान में जाके रावी नदी एक पॉइंट पे जाके मीट करती है वहाँ पे, जिसको पंच नदियाँ पंजाब में बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंटोग मोरा लिख लीजिएगा, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ स्पेलिंग, MANTAGO, रिवर रावी। मोहनजोदड़ो भी अब पाकिस्तान में है, ठीक, चनुदड़ो, कोटदीजी और आमरी, सिंधु नदी आप लोग पढ़ा होगा, सिंधु नदी समझौता भी पढ़ा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आई थिंक 1962 करीब करीब या 65 करीब हुआ ये समझौता, मुझे इतना याद नहीं खाला। अफगानिस्तान, मोनिगाक और सोतगोई, ये चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन में। इसके बाद मैं सभ्यता के कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। ये सभ्यता केवल भारत ने, एक तरीके से भारत में देखे तो अगर ये पूरी सभ्यता अगर देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली थी, और प्रेजेंट भारत में इसकी अगर अप्रोक्स इसका अगर आकलन किया जाए तो पूरे भारत, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, इंडिया, इस इंडिया के ये हिस्से में यहाँ से देखेंगे तो ये हिस्सा ऐसे ऐसे करके है, अबाउट 40% इंडिया का हिस्सा कवर करता है वर्तमान समय में। ये चीजें हैं। अब तो इस चीज को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो हमने बताया कि ये मांडा, ये पार्ट नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी है वहां तक, अगर ईस्ट के साइड तो यूपी में आलमगीरपुर और हिंडन नदी, मतलब हिंडन नदी के किनारे थी आलमगीरपुर। ये जो साइट्स मिला हमें यूपी में वो हिंडन नदी। पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में जो साइट मिली थी सबसे ईस्टर्न जो है या पूर्वी जो साइट है वो किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। अगर दक्षिण में आए तो दायमाबाद कि महाराष्ट्र में जो किस नदी पे? प्रवरा नदी, ठीक। ईस्ट में आइए सुतकागेंडनोर बलूचिस्तान, किस नदी के किनारे? दासक नदी। कहाँ पे है ये? अफगानिस्तान। ये विस्तार है। अगर आप स्ट्रक्चरली अगर ऐसे देखें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। एक तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप में बनता है। ये एक तरीके से ये ऐसे है, ये ऐसे बन जाता है ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप ऐसे करके ये ऐसे बनता है, इसे त्रिभुजाकर भी बोलते हैं इसको।
और हाँ, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि यूपी में अगर देखा जाए इस समय सबसे न्यू साइट अगर कोई खोजी गई है तो सुनौली। यूपी में एक साइट और मिली सुनौली बागपत, जो 2005 में सब खोजी गई थी, इसका मतलब उत्खनन स्टार्ट हो गया था, खेत में मिला था। अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है, खोज चल रहा है, मतलब पब्लिकली अभी कुछ तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है। उससे जब पब्लिक हो जाएगा तो उस चीज़ को पढ़ा जाएगा बाद में। हालांकि अभी तक इतना ही। उसके बाद हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को पढ़ेंगे, राजनीति को पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो जैसा कि पुरानी चीज़ों में हमने पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के मतलब कि वहाँ का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति कैसी थी। फिर पढ़ेंगे धर्म कैसा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी कुछ विशेषताएं जिसमें सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद कुछ उसके मतलब कि आप देखेंगे तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था में हम उसके कुछ व्यापारिक केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे जिससे व्यापार होता था, आता जाता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था। उसके बाद चलिए हम आप पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता 6 वर्गों में विभाजित थी। 6 वर्गों में विभाजित थी। पहला क्या था? पुरोहित वर्ग। दूसरा योद्धा वर्ग। तीसरा व्यापारी वर्ग। चौथा किसान वर्ग, कुम्हार वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये तो 6 वर्ग हो गए। लेकिन अभी अब राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ेंगे कि कुछ इतिहासकारों का मानना था, मतलब इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। कुछ इतिहास को मतलब बहुत सारे इतिहासकारों का मानना यह है कि ये एक तरीके से देखेंगे तो व्यापारी वर्ग था, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक वर्ग था। अपनी अपनी मत है। चलिए हम पढ़ते हैं। इस समाज में का वर्ग मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो इस समाज का वर्गीकरण देखेंगे तो कर्म के आधार पर था। कर्म का मतलब होता है कोई जाति प्रथा इसमें नहीं थी, जाति प्रथा में देखने को नहीं मिलती है। सेकंड लाइन में आप लोगों को चीजें मिलेंगी। यह समाज एक तरीके से यह समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि जहाँ पे मतलब एक तरीके से आज का वर्तमान समय पितृात्मक है, बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक तरीके से देखेंगे तो मेल डोमिनेंट है। डोमिनेंट इन द सेंस कहने का ये मतलब नहीं है कि हावी है, मतलब कि एक समाज में एक तरीके से समाज को संचालित करने के लिए वो फैक्टर दिया गया है, मात्र सत्तात्मक। हम मात्र सत्तात्मक क्यों कहेंगे इस चीज को? क्योंकि उस समय पे जितने भी इंडस वाले सिविलाइजेशन जो उत्खनन या स्थल से जो भी चीजें हमें मिली हैं, मात्र देवी की एक तरीके से देखा जाए मात्र देवी की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से जो मिली है, मोहनजोदड़ो से वो चीजें, कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो इंडिकेशन एक आधार मान सकते हैं मात्र सत्तात्मक कहने का, इसीलिए इसको मात्र सत्तात्मक कहा जाता है। उम्मीद है थोड़ा सा और मैं इस चीज को क्लियर करता हूं। मात्र सत्तात्मक जैसे कोई फैमिली है, इस समय क्या है, फैमिली में हमारे फादर साहब या आपके फादर साहब एक तरीके से डोमिनेट करते हैं, एक तरीके से प्रधान है, जिससे बोला जाता है पुरुष प्रधान समाज एक तरीके से। उसी तरीके से फिलहाल तो घर में इसमें महिलाओं का ही चलता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, महिलाओं का ही चलता है, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि हमें उन आधार पे वहां पे जो भी साइट से जो भी खोज उस चीजों से हमें प्राप्त, उस आधार पे हम कहते हैं मात्र सत्तात्मक। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक इन द सेंस जो लिपि मिली है मतलब एक तरीके से डायग्रामेटिक थी। लिपि तो मिली लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। आप देखेंगे एक लिपि होगी, जैसे यही लिपि है, कोई लिपि लिखी एक तरीके से उस पर लिखी हुई चीजें प्लस उसमें डायग्रामेटिक फॉर्म भी है, एक तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म। किसी किसी अभिलेख में आपको डायग्रामेटिक अभिलेख बोल रहे, मतलब कोई चीज अवशेष जो भी मिले उस पर डायग्रामेटिक फॉर्म भी मिले हैं, इसलिए कहा जाता है। और यह लिपि जो है दाएं से बाएं, इस समय हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी दाएं से बाएं। दाएं से बाएं का मतलब कि मतलब इधर से स्टार्ट होता था, इधर जाता था, फिर इधर से स्टार्ट होता था, फिर स्टार्ट, फिर इधर से स्टार्ट, स्टार्टिंग तुम्हारा दाएं से बाएं होता था, ये होता था। और सिंधु सभ्यता के समाज में हमने पहले बताया इस चीज को डिनोट करके कि समाज का वर्गीकरण कर्म के आधार पर था। आप लोगों को कर्म नहीं समझ में आया? कर्म का मतलब होता है जिसमें किसी विशेष जाति का प्रभाव न दिखाओ, मतलब कि समाज, आप इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में तो मैं जाति प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक 1000 बीसी से 600 बीसी की तरफ बढ़ते हैं, जब हम मौर्यन एम्पायर या एक तरीके से मगध के उत्थान की तरफ बढ़ते हैं, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि हमें जाति प्रथा का धीरे धीरे अवशेष क्या है, एक तरीके से प्रमाण मिलने लगते हैं, मतलब कि जो भी हमारे चीजें स्क्रिप्चर लिखी गई उसमें हमें एक तरीके से लिखी हुई चीजें मिलती हैं। तो इस ये होता है कर्म का मतलब, एक तरीके से कर्म बोला जाए तो कोई मतलब जैसे इस समय हम लोग प्रेजेंट में अगर हम लोग कोई बर्थ लेता, कोई किसी कुल में ले लिया, कोई किसी जाति में ले लिया, उस समय ऐसा कुछ नहीं था।
कर्म ही है। और कर्म बोले तो एक तरीके से आप देखें तो कर्म मतलब ज्ञान, एक तरीके से ऋग्वैदिक पीरियड में आप पढ़ेंगे, मतलब उस समय कोई जाति नहीं थी, मतलब अगर कोई ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण, अगर कोई मतलब ऐसे डीवीडी मतलब डिवीजन था, ऐसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब योद्धा वर्ग को डिनोट किया जाता है, जैसे इसमें दिखा गया योद्धा वर्ग, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में आप देखेंगे तो योद्धा वर्ग को बोला जाता है क्षत्रिय वर्ग, और एक तरीके से व्यापारी वर्ग को आप शूद्र बोल सकते हैं, और वैश्य को मतलब सबसे निचली बोल ऐसे बोला जाता था, उसमें डिनोट किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में कोई जाति, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में क्या जाति प्रथा का प्रमाण मिलता है? नहीं मिलता है, क्वेश्चन पूछता है। धौलावीरा से में 10 प्रतीक वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो जो अभिलेख मैंने बताया, इन अभिलेखों में मतलब एक तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में कुछ चीजें लिखी रहती है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। लिपि इसकी भावचित्रात्मक लिपि है, और इस समाज में एक तरीके से किसी भी समाज में एक तरीके से कि मनोरंजन के लिए कुछ चीजें होती है। इस समाज का मनोरंजन में एक तरीके से आप देखेंगे तो लोग एक तरीके से आप देखेंगे तो घोड़े का कोई अवशेष मिलता है, मतलब कि खेल मनोरंजन के साइड मतलब एक देखेंगे तो एक शतरंज होता है, शतरंज खेलते थे लोग उसमें, कि मतलब कि अवशेष में पासा वासा जो भी चीजें मिली हुई हैं, मतलब यही सारी चीजें हैं। इस चीजों को नोट करिए। थोड़ा मैं हट जाता हूँ सिंधु सभ्यता की राजनीति को। राजनीति कैसी, मतलब राजनीति व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता में प्रिय सत्ता विद्यमान थी, परंतु इस सभ्यता की स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं, क्योंकि हमें अभी तक यहाँ पे जो भी चीजें मिली हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो पूर्णतः एक तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब कि हम एक तरीके से फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ इस समय का राजनीति कैसी थी। बट कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के शासक पुरोहित थे, पुरोहित वर्ग के थे। पिगट के अनुसार इस सभ्यता की 2 राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था में इतिहासकारों के कुछ सिद्धांत हैं, अपने अपने सिद्धांत लोगों ने दिए हैं। डीडी कौशाम्बी एंड पिगट जो बोलते हैं कि इस समाज की राजनीति मतलब इस सभ्यता में जो लोग थे वो पुरोहित वर्ग के थे। आर एस शर्मा बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्वान बोलेंगे एक तरह के हिस्टोरियन है इंडिया के, जो बोलते हैं व्यापारी वर्ग के थे। मेस बोलते हैं प्रतिनिधि शासक, और हंटर बोलते हैं जनतंत्रात्मक। एक तरीके से देखें तो समाज कैसा था उस समय, जैसे कि आप पढ़ेंगे कर्म के आधार पे, मैंने बता रहा था कि जैसे कि समाज को कैसे वहाँ डिवीजन कैसे हो सकता है। आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन है? जो पहले का अगर आप वैदिक पीरियड में चले आए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो ज्ञान के आधार पर हम अगर डिवीजन करें तो एक तरीके से ज्ञान के आधार पर देखेंगे तो ज्ञान जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है वो ब्राह्मण, जो योद्धा वर्ग है वो क्षत्रिय, और जो व्यापारी या किसान है वो वैश्य में आएंगे। और शूद्र कौन? दास, जो मतलब कि काम करने वाले जो निचले तबके के लोग थे उनको शूद्र बोला जाता था। ये चीज़ें थी। तो इसके बाद हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। अब चीज़ें बची हैं, सामाजिक व्यवस्था को हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने पढ़ा राजनीतिक व्यवस्था। अब बचता है एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था बचता है, और फिर यहाँ के धर्म को पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिगर पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कि ये सभ्यता में क्या चीज़ कैसी थी, पूरी चीज़ मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद जितने भी साइट्स मिले हैं, साइट्स पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मतलब कि कौन से साइट से क्या मिली थी, उसके बाद मैं वो कराऊंगा, वो चीज़ें कंप्लीट करूंगा। उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लोगों को। ये चीज़ें इसलिए थोड़ा सा ये लेक्चर को मैं डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिवीजन कर करके इस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।